हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नील का फिजिक्स क्लासेज में। और हमारे चल रहा है चैप्टर फर्स्ट और आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। यह जो नियम था जो 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था, जिनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम था। और इन्होंने यह जो नियम दिया था वह व्युत्क्रम वर्ग नियम के आधार पर दिया गया था। कूलाम का नियम रियल में रिलेटेड किससे था, क्योंकि जो भी टॉपिक हम यहाँ पर अध्ययन करें उसका हमें पहले टारगेट पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, किसकी वैल्यू वहाँ पर फाइंड आउट हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस नियम के द्वारा दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने यह नियम दिया था। तो वैज्ञानिक कूलाम ने वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम का उपयोग करके यह नियम दिया था और इन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात किया था इस नियम के द्वारा। उन्होंने आवेशों को कुछ दूरी पर रखा और उनके बीच की दूरी को इस तरह रखकर आवेशों के परिमाण चेंज करके बल की वैल्यू ज्ञात की, तथा उन्होंने फिर अनेक प्रयोग किए कि आवेशों की वैल्यू को स्थिर रखा लेकिन उनके बीच की दूरी को चेंज करके लगने वाले फोर्स की वैल्यू ज्ञात की। और यहाँ पर दूरी और आवेशों की वैल्यू के आधार पर जो बल उन्होंने कैलकुलेशन किया, उस बल की जो वैल्यू होगी वह आवेश पर किस प्रकार से डिपेंड होगी और दूरी पर किस प्रकार से डिपेंड होगी, इसको ही एक कथन के रूप में दिया और वही कथन था कूलाम का नियम। और उस नियम के अनुसार यहाँ पर दो बिंदुवत आवेश लिए उन्होंने और यहाँ पर माना कि एक आवेश की वैल्यू Q1 है और दूसरे आवेश की वैल्यू Q2 है और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब हमारे पास इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा, जिसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच में रिपल फोर्स लगता है यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है या फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड वाला पॉजिटिव है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। यह हम पहले प्रयोग करके देख चुके हैं। तो यहाँ पर यदि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो यहाँ पर दोनों के बीच जो बल लगेगा वो बाहर की ओर की दिशा होगी और यदि आकर्षण बल लगता है तो उनकी दिशा एक दूसरे की ओर होगी। और यहाँ पर बल की जो दिशा होगी वो इस लाइन के अकॉर्डिंग ही होगी, इस लाइन के अनुसार ही होगी। तो यहाँ पर इसके अनुसार उन्होंने जो कथन दिया वो कथन हमारे पास में था। तो यह था कूलाम के नियम का कथन जो आपको लिखना है और पूरे सिस्टम से अब आपको इसको कंप्लीट करना है। तो कथन के अनुसार क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो F समानुपाती हो गया Q1 और Q2 के, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कथन क्या है हमारे पास, तथा आवेशों के बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल का जो मान था वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बताया वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोग करने के बाद। तथा बल की जो दिशा होगी, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो बल की जो दिशा होगी आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। यानी इन दोनों आवेशों को जो लाइन मिला रही है उस लाइन के अनुदिश ही बल की दिशा होगी, या तो नज़दीक की ओर या दूर, लेकिन होगी इस लाइन के ऊपर ही। तो यहाँ पर बल की दिशा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, जब बल की दिशा दो बिंदुओं को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है तो ऐसे बल को हम केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बल लग रहा है, जो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, जिसे वैद्युत बल या कूलाम बल भी कहते हैं, तो यह जो बल है वह एक केंद्रीय बल भी होता है। तो यहाँ पर अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम मिला देते हैं तो मिलाने पर हमारे पास इसका रूप बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
समानुपाती के चिन्ह को हम यहाँ से हटा देते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि कक्षा 11 में बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है, Q1 Q2 बटा R²। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला हो जाएगा यह वाला, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने 2 पॉइंट बोले हैं कि एक तो आवेश जो है वो आपके स्थिर अवस्था में होने चाहिए, अर्थात ये गति नहीं करनी चाहिए, एक जगह पे फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जब गति करेंगे तो उनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, तो वहाँ चुंबकीय बल भी लगना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हमने गुणधर्म में अध्ययन भी किया था। तो दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होंगे, इनके बीच में बल लगेगा, बल की वजह से ये आगे पीछे गति करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गति कर रहे हैं वो आपस में अन्योन्य क्रिया के कारण कर रहे हैं, किसी बाह्य बल के कारण नहीं कर रहे हैं कि किसी बाह्य विद्युत स्रोत के द्वारा ये गति कर रहे हैं। इस कारण से इनका अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही किया जाता है, जो कि आपको शुरू वाले पार्टों में समझाया भी गया है। दूसरा पॉइंट हमारे पास, आवेश जो है वो किस प्रकार के होने चाहिए, बिंदु आवेश होनी चाहिए। तो हम किस प्रकार से समझे कि बिंदु आवेश कौन से हैं, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर आवेश की जो विमाएँ हैं यानी आवेश का जो आकार है उसका मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में अत्यल्प होना चाहिए, मतलब दूरी ज़्यादा हो और इनकी खुद की साइज बिल्कुल छोटी हो इस दूरी की तुलना में। तो ऐसे आवेशों को हम कौन से आवेश कहते हैं, बिंदु आवेश। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कूलाम के नियम में 2 कंडीशन एक तरह से बन जाती हैं कि आवेश एक तो स्थिर होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, वो बिंदु आवेश। तो अब आपको ये जो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आप यह 2 समीकरण को याद कर लीजिए, जो कि आपके कक्षा 11 में चैप्टर 8 में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसी प्रकार से रिलेटेड है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपके द्रव्यमान से रिलेटेड होता है और जबकि विद्युत बल जो है वो आपके आवेश पर निर्भर था। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अनुसार आप इस कथन को बनाइए कि इसके अनुसार 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की जो दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यही होता है कूलाम का नियम, जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। चूँकि बल एक सदिश राशि है तो आप इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ सदिश रूप में इसका फॉर्मूला हो जाएगा सदिश रूप में। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब चूँकि बल की जो दिशा है वह इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, मतलब इस दूरी के अनुदिश ही है, यहाँ पर आ जाएगा R², जहाँ R² एक एकांक सदिश है। तो आप इसको एक बार यहाँ तक नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जहाँ K बराबर एक समानुपाती नियतांक है, तो जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है और इस K का जो मान होता है वह इन आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर होता है, यानी इनके बीच में यदि कोई माध्यम है या इन्हें किसी माध्यम के अंदर रखा गया है तो उस माध्यम के अनुसार इस K का मान बदल जाता है और साथ में ही यह मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है, अर्थात K का मान SI पद्धति में कुछ और होगा तथा CGS पद्धति में इसका मान कुछ और होगा। वह मान देखते हैं कि इसका मान होता कितना है। तो यहाँ पर K का जो मान होगा वो हम ज्ञात करते हैं SI पद्धति में और एक CGS पद्धति में। क्या होता है इसका मान, तो नंबर फर्स्ट हम हल करते हैं SI पद्धति में, और इसमें भी हम नंबर फर्स्ट हल कर लेते हैं निर्वात में, यानी दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है, तो उस समय हमारे पास K का जो मान होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट जब निर्वात की बात की जाती है तो निर्वात में इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट जो है इसका मान भी फिक्स होता है और इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह होता है एप्सिलॉन नोट का मान, और जहाँ एप्सिलॉन नोट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यदि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाती है
और उसके बाद जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो 4 पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नोट का मान हमारे पास यहाँ पर है। जब इन सभी मानों को यहाँ पर रख देंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास के का मान प्राप्त होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब के का मात्रक यही क्यों आया वह अभी हम देख लेते हैं। तो के का निर्वात में मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जहाँ एप्सिलॉन नोट जो है वह निर्वात की विद्युतशीलता होती है और उसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन नोट और के जो हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इसलिए इनके मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रम में होंगे। एग्ज़ाम में काफ़ी बार निर्वात की विद्युतशीलता का मान पूछ लिया जाता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, वो आपको याद रखना है। नंबर 2 यदि हम इसमें निकालें तो यहाँ पर किसी माध्यम में यदि के का मान निकालते हैं तो यहाँ पर माध्यम में इसकी जो वैल्यू आएगी वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो माध्यम के लिए यहाँ पर नोट नहीं लगाया जाता है, बिना नोट के यदि एप्सिलॉन को लिखा जाता है तो वह माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। यदि नोट लग रहा है तो निर्वात की विद्युतशीलता, और नोट नहीं लग रहा है तो उसे कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता या इसे बोला जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो अब हमारे पास अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होगा और उसके अनुसार हमारे पास बल का मान भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि के का मान निर्वात के लिए यह पुट करेंगे, माध्यम के लिए हल करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन के अनुसार मान होगा, तो बल का मान भी बदल जाएगा जब माध्यम अलग अलग लिया जाएगा। तो यह हो गया हमारे पास में के का मान निर्वात में और माध्यम में। अब लेते हैं CGS पद्धति में के का मान। मात्रक यह क्यों प्राप्त हुआ इसको अभी हम देखेंगे। तो अब चूँकि के का मान हमारे को प्राप्त होता है के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यह हो गया हमारे पास में SI पद्धति और निर्वात के लिए। यदि हम सेकंड हल करते हैं CGS पद्धति में के का मान कितना होगा, यह हो जाएगा CGS पद्धति में के का मान। SI पद्धति में 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तथा CGS पद्धति में निर्वात में के की वैल्यू जाएगी 1 डाइन सेमी स्क्वायर पर स्टेट कूलाम स्क्वायर, यह होगा के का मान। अब देखते हैं कि यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर किस प्रकार से आया। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसका। चूँकि F बराबर हमारे पास में है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी किसी राशि का या जिस कांस्टेंट का मात्रक आपको निकालना है उसको आप सिंगल कर लीजिए, बाकी सभी राशियां जो हैं उनको एक तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो R स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर F के साथ F R स्क्वायर। Q1 Q2 जो हैं वज्र गुणन के हिसाब से आ जाएंगे आपके यहाँ पर नीचे, और बराबर में क्या आ जाएगा K। तो के का जो मात्रक होगा वो इस सूत्र से बनेगा। तो यहाँ पर F का मात्रक न्यूटन, R स्क्वायर यानी दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों आवेश हैं और आवेश यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो के का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यह हो गया के का मात्रक। अब देते हैं हम इसी के मान से 1 कूलाम की परिभाषा। तो नेक्स्ट हम इसमें लिखते हैं 1 कूलाम की परिभाषा, जो किस प्रकार से होगा। यदि एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी जाती है तो ये आपको बताना है, बाकी आपको इतना मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं। एग्ज़ाम में जितना पूछा गया है आपको उतना ही लिखना है, लेकिन यहाँ तो आपको सभी चीज़ें समझाई गई हैं। तो एग्ज़ाम में आपको पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक को छोटा बड़ा करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। यदि उसे 1 नंबर का प्रश्न है और परिभाषा पूछा है तो आप उसका कथन लिखिए और सूत्र लिख दीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तो इसके अनुसार
जो सूत्र हमारे पास में है इसमें आप सभी के मान 1 रख लीजिए। तो आपके पास में फॉर्मूला है हमारे पास में F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर यदि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना कूलाम है, 1 कूलाम। दूसरा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तब यहाँ पर F का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, K के मान के। और K का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9। अब रियल में K जो है वह किसके बराबर हो गया, F के। इसका मतलब ये कितना बल हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 9। तो यहाँ से हम देंगे किसकी परिभाषा, 1 कूलाम की। यहाँ पर जो वैल्यू K की हमने पुट की है वह है हमारे पास निर्वात की वैल्यू है। इसका मतलब ये दोनों आवेश जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, निर्वात में। तो इसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के 2 बिंदुवत आवेश स्थित हों और यदि उन दोनों आवेशों के मध्य 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल लगने लग जाता है, उस समय उन आवेशों की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलाम होती है। जब भी परिभाषा देनी है तो जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को बोलते जाइए, जिसका मान जितना होता है वो साथ में रख लीजिए, परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। कैसे, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के 2 बिंदुवत आवेश जिनका मान 1 कूलाम होगा, यदि आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन होता है। यानी उन आवेशों के मध्य जब 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल लगने लग जाएगा, उस समय उन दोनों आवेशों की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 1 कूलाम होगी। तो इस परिभाषा को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो यह हो जाएगी 1 कूलाम आवेश की परिभाषा, जिसके अनुसार निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का वैद्युत बल लगने लग जाता है, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना होगा, 1 कूलाम होता है। तो यह था आपके कूलाम का नियम, जिसके बारे में हमने यह अध्ययन किया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी जो होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ से हमें यह भी पता चल रहा है कि दूरी यदि आवेशों की बढ़ती है तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान कम होता जाता है। यदि दूरी आपकी कम होगी बल ज़्यादा होगा, और यदि दूरी अधिक है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। अनुसार आपकी जो फॉर्मूला बना वह था हमारे पास F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² और R कैप है, जहां R कैप एक एकांक सदिश है जिसके अनुदिश बल की दिशा होती है। तो यह था हमारे पास में कूलाम का नियम, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया कि कूलाम का जो नियम है एक तरह से तुल्य है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। कूलाम का जो नियम है उसमें आपके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लगते हैं। कूलाम का जो बल होता है वह आवेश और दूरी पर डिपेंड करता है। कूलाम का जो नियम है वह दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर भी निर्भर करता है। और हमने यह भी ज्ञात किया कि कूलाम का नियम आपकी वहीं पर लगेगा जहां पर आपके आवेश स्थिर अवस्था में होंगे, तथा हमने यह भी देखा कि कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन भी करता है। तो यह था हमारे पास में कूलाम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक में हम हल करेंगे परावैद्युतांक। यदि किसी माध्यम में बल का मान ज्ञात किया जाता है तो कौन कौन से माध्यम में बल का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य स्टूडेंट्स को भी आप सेंड करें ताकि वो भी इस टॉपिक को देख सकें। धन्यवाद।